जय हिंद दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने हमें इतना प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। मैथ्स पढ़ा रहे थे हम, नंबर सिस्टम हमारा पहला टॉपिक पार्ट 1 हमने बना चुके हैं। पार्ट 2 आज आपके लिए हम लाए हैं। पार्ट 1 की हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको देखिए और पार्ट 2 को भी प्यार दीजिए अपना। तो शुरू करते हैं। हमने देखिए अभी पार्ट 1 में क्या पढ़ा, उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं समझी के रूप में। तो हमने संख्याओं के प्रकार पढ़े। संख्याओं के जैसे प्राकृत संख्या, जिसे हम n से दिखाते हैं, 1 से लेके अनंत तक की संख्याएं प्राकृत संख्याएं। दूसरी हमने पढ़ी पूर्ण संख्याएं, जिन्हें हम w से दिखाते हैं, जिसमें 0 भी शामिल हो जाती है, और 0 से लेके अनंत तक की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। उसी प्रकार पूर्णांक संख्याएं, जिन्हें हम z से दिखाते हैं, और ये माइनस अनंत से प्लस के अनंत तक की जो सभी संख्याएं हैं, उन्हें हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। चौथी परिमेय संख्या, जिन्हें हम q से दिखाते हैं। इनके बारे में बताया था कि p/q के रूप में जिन संख्याओं को हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन थी कि q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। इसका रीज़न भी है कि क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में यानी कि भाग में 0 होगी तो उसका मान अनंत यानी कि अपरिभाषित हो जाता है, इसलिए हम बटे में क्या नहीं होनी चाहिए, 0। उसके बाद हमने पढ़ी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय यानी कि रेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। ध्यान रखना, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके। यहाँ पे भी q डज नॉट इक्वल टू, पहली बात तो जब लिखा ही नहीं जा सके तो उसका रह नहीं जाता है। और p और q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ी थी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो कि रियल नंबर्स, और इसमें कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, परिमेय, अपरिमेय संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसे ही हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो अभी तक हमने बस ये चीज पार्ट 1 में पढ़ी, और हमने ये भी बताया था कि किस संख्या को क्या कह सकते हैं और क्या नहीं कह सकते। उसके लिए चार्ट भी बनाया था, आप जाके देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आज हम आगे शुरू करते हैं पार्ट 2। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या रेखा, और उसके बाद कुछ संख्याओं के गुणधर्म होते हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, संख्या रेखा क्या है। तो शुरू करते हैं संख्या रेखा। संख्या रेखा, इसको संख्या रेखा बोलो या वास्तविक संख्या रेखा भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम वास्तविक संख्या रेखा। वास्तविक संख्या रेखा। अब वास्तविक संख्या रेखा, इसके बारे में देखिए कि ये जो भी हमने सभी संख्याएं पढ़ी, इनको हम एक रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, और उस जो रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है उसी रेखा को हम बोलते हैं संख्या रेखा। रेखा पर इनको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है वो देखिए कि ये एक रेखा है, उसमें मिडिल में 0, इधर की साइड धन पूर्णांक पॉजिटिव नंबर्स यानी कि 1, 2 यानी कि दाईं ओर, धन पूर्णांक 3, ऐसे चलते हुए ये कहाँ तक, अनंत तक जाती है। इसी तरीके से इधर बाईं ओर नेगेटिव नंबर्स यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक -1, -2, -3, और इसी तरीके से चलते हुए आगे भी कहाँ तक, माइनस के अनंत तक, 0 बीच में। अब देखिए इसमें सभी जो हमने संख्याओं के प्रकार पढ़े वो सभी शामिल है। 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्याएं, 0 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्याएं, माइनस अनंत से प्लस के अनंत तक पूर्णांक संख्याएं,
परिमेय संख्याएं सभी, देखिए प्रत्येक संख्या के बीच में, किन्हीं दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इनके बीच में भी काफ़ी परिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच में ऐसे ही इनके बीच में काफ़ी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो सभी परिमेय संख्याएं सभी पूर्णांक परिमेय होते हैं, तो ये भी परिमेय संख्याएं। फिर अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय भी सभी इसी के में आएंगी, जैसे √2 है, √3 है, सब इसी के बीच में आते हैं, पॉइंट में उनके मान होते हैं तो वो इन्हीं के बीच में आते हैं। उसके बाद वास्तविक संख्याएं जिनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों आती हैं, तो परिमेय और अपरिमेय सभी इनके बीच में आएंगी। √2 अपरिमेय, तो जैसे उसका मान होता है 1.414, तो 1 के बाद 1.2 ऐसे करके 2, 1.414, तो 1 के बाद 4 और फिर ऐसे ही मतलब पॉइंटों के रूप में यहाँ पे 414, ये √2 का मान ऐसे चलते हुए जाता है, तो वो इनके बीच में ही आता है। तो ये संख्या रेखा सभी संख्याओं को, वास्तविक संख्या रेखाओं को प्रदर्शित करती है, इसलिए इसे वास्तविक संख्या रेखा कहती हैं। अब एक चीज देखिए, पूर्णांक जो संख्याएं होती थी, जो हमने पढ़ी थी पूर्णांक संख्याएं, जिन्हें हम Z से डिनोट करते हैं, इसमें ये चीज ध्यान रखना, ये हमेशा पूर्ण अंक में होंगी। किस में होंगी? पूर्ण अंक में। इसका मतलब कि जैसे देखिए माइनस अनंत से लेके ये होती है प्लस के अनंत तक, माइनस अनंत से प्लस के अनंत तक। और हम जो वास्तविक संख्याएं पढ़ते हैं उनको भी जब हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, ये भी क्या होगी? माइनस अनंत से प्लस के अनंत तक। फिर अंतर क्या है? अंतर यह है कि इसमें परिमेय और अपरिमेय सभी प्रकार की संख्याएं आती हैं, लेकिन इसमें सिर्फ कैसे अंक आएंगे? पूर्ण अंक, यानी कि पूरे होने चाहिए, जैसे 1, 2, 3, -1, -2, -3, इस तरीके से। इसमें ये नहीं आएगा कभी भी कि 2/3, 4/5, -2/3, √2, ये इसके बीच नहीं आता। लेकिन वास्तविक संख्याओं में माइनस अनंत से प्लस अनंत के में कैसी? सभी तरीके की, यानी कि परिमेय भी आएंगी और अपरिमेय भी आएंगी, अपरिमेय दोनों। तो परिमेय आ रही है, यानी कि परिमेय में क्या आते हैं? पूर्णांक भी आते हैं, और p/q की यानी कि भिन्नात्मक संख्याएं, यानी कि 2/3, तो ये दशमलव संख्याएं भी हो जाएंगी इसमें। तो सभी संख्याएं परिमेय में ये आ गई, और अंडर वाली, √2, √3 ऐसे ये भी संख्या आ गई। तो वास्तविक संख्याओं में माइनस अनंत से प्लस के अनंत तक ही आती है। पूर्णांक अंकों को भी ऐसे ही बोला जाता है कि माइनस अनंत से प्लस अनंत। लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जरूर ध्यान रखनी है कि पूर्णांक में पूर्ण अंक यानी कि पूरे अंक आएंगे। वैसे भी नाम में भी प्रतीत हो रहा है कि पूर्ण अंक। तो इस तरीके से तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि पूर्णांक संख्या, वास्तविक संख्या। तो हम संख्या रेखा पर चल रहे थे, कोई लिखना चाहे इनको लिख सकता है इस तरीके से कि पूर्णांक संख्या, पूर्णांक आएंगे माइनस अनंत से प्लस के अनंत तक। ये उसके एग्जाम्पल इस तरीके से, इसमें ये कभी नहीं आते हैं, यानी कि ये कभी नहीं आएंगे -2/3 वगैरह, -2/3, -4/3, 2/5, ये इसमें नहीं आते हैं, ये नहीं आते, ये आ जाएंगे, ये आ जाएंगे, ये भी नहीं आते। ठीक, इनमें ये सभी आएंगे। तो इस तरीके से वास्तविक संख्या माइनस अनंत से प्लस अनंत, बोलने में इसको भी माइनस अनंत से प्लस अनंत, संख्या रेखा पर सभी संख्याओं यानी कि वास्तविक संख्याओं को प्रदर्शित किया जा सकता है, इसलिए इसी का नाम वास्तविक संख्या रेखा या संख्या रेखा कहते हैं। तो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। अब देखिए आगे, तो संख्या रेखा, वास्तविक संख्या रेखा जो हम पढ़ रहे थे, इसमें थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ से ये हो गई पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्याएं।
यहाँ से W, ये हो गई पूर्ण संख्याएं। इनको देखें, ये पूर्णांक संख्याएं, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे लिख देते हैं पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक, जो पूर्णांक है वो ही माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। और N W Z, उसके बाद परिमेय संख्या, उसमें भी ये आएंगी, उसमें ये सारी आती हैं, यानी कि Q जो कि P बटे Q के रूप में होंगी। इसमें Q 0 नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ये भी माइनस अनंत से प्लस के अनंत, दिखाने में ऐसे ही आएगा, दिखाने में ऐसे आएगा, लेकिन इनमें बीच की संख्या भी आएंगी, यानी कि -2 और -1, इनके बीच में जो संख्या है वो भी क्या आएंगी, परिमेय संख्या के बीच में आ जाएंगी। कुछ उनकी संख्याएं जैसे -2/3 है, तो ये क्या होगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ऐसे ही -4/5, कुछ भी जो भी आप देखोगे ये सब परिमेय संख्या, इनके बीच वाली भी संख्याएं परिमेय संख्या में आ जाएंगी। तो माइनस अनंत से प्लस के अनंत तक होंगी ये भी, क्योंकि पूर्णांक सभी परिमेय संख्याओं में आते हैं, ऐसे पूर्णांक भी सभी परिमेय संख्याओं में आते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो अपरिमेय संख्या, तो देखिए अपरिमेय संख्या भी इनके बीच में होती है होने को, लेकिन उनको हम ऐसे डिनोट नहीं कर पाएंगे कि -√2, तो हमें यही ध्यान रखना है कि जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके उनको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो इनमें जैसे √2 वो भी इन्हीं के बीच में होंगी, उन्होंने को माइनस अनंत से प्लस के अनंत के बीच की ही संख्या वो होंगी, लेकिन हम सभी को ऐसे तरीके से दिखा नहीं सकते कि वो भी इसी, क्योंकि यहाँ पे तो हम पूर्णांक को परिमेय कह सकते हैं इसलिए, लेकिन परिमेय को हम अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते, ये दोनों अपोजिट है, इस वजह से हम उसको नहीं दिखाएंगे। बाकी वास्तविक संख्याओं में तो ये होती है, रियल नंबर में परिमेय और अपरिमेय दोनों आती है। तो चाहे बीच की पॉइंट वाली संख्याएं हो, बटे की संख्याएं हो, अंडर रूट की संख्याएं हो, सभी किसी में किस में आ जाएंगी, रियल नंबर्स में। और वो रियल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक होंगे, माइनस अनंत के प्लस अनंत तक। इस तरीके से ये दाईं ओर जो है बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक, एक सेकंड थोड़ा तरीके से ही इसको कर देते हैं हम पूरा, इसको बताइए। तो देखिए इसको थोड़ा पार्ट में करते हैं। हाँ, जीरो को छोड़कर, जीरो शामिल नहीं है तो जीरो के इधर की संख्या है, ये होगी धनात्मक पूर्णांक, जो हमने बताया भी था। इनको Z प्लस से हम प्रदर्शित कर देंगे। बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक, इनको हम Z माइनस से प्रदर्शित करेंगे। और बीच में ये जीरो अलग होता है, बीच में जीरो, ये शून्य जो कि उदासीन होता है, यानी कि कोई इस पर एक तरह से ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। इसको ए धनात्मक और ए ऋणात्मक दोनों बोला जा सकता है। ए धनात्मक भी है ये, क्योंकि धन पॉजिटिव नहीं है, और ए ऋणात्मक भी बोला जा सकता है। तो धनात्मक पूर्णांक जीरो के बाद के सभी, जीरो शामिल नहीं है, और 1 2 3 4 अनंत तक पूर्णांक है, यानी कि पूर्णांक होंगे, ये ध्यान रखें। इधर जीरो से बाईं ओर -1 -2 ऋणात्मक पूर्णांक। इनको कोई लिखना चाहे लिख सकता है समझने की दृष्टि से। आगे देखिए
छोटी छोटी चीज़ें हैं, फिर उसके बाद हम हमारे टॉपिक को और बड़ा रूप देंगे। अभी थोड़ा बेसिक चीज़ें क्लियर होती चलें, ताकि बाद में इन छोटे छोटे शब्दों को जब हम यूज करें तो हमें दिक्कत नहीं आए कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए, जैसे पूर्णांक नंबर्स में, पूर्णांक संख्याओं में अगर बोले धनात्मक पूर्णांक, नॉन पॉजिटिव नंबर्स, नॉन पॉजिटिव नंबर्स क्या होंगे? धनात्मक, यानी कि धनात्मक नहीं होने चाहिए, पॉजिटिव प्लस का चिन्ह नहीं होना चाहिए, तो जीरो, जीरो भी क्या होगा? धनात्मक है। उसके बाद धनात्मक मतलब सभी नेगेटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल नेगेटिव नंबर्स। इसका मतलब 0, -1, -2, -3 से लेके माइनस के अनंत तक धनात्मक कह लेंगे। तो जब भी बोला जाए धनात्मक तो उसमें जीरो शामिल करना, ऐसा नहीं कि जीरो शामिल नहीं करें, सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव को ले लें। ऋणात्मक नंबर्स, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नॉन नेगेटिव नंबर्स, नॉन नेगेटिव नंबर्स। नॉन नेगेटिव समझ में आ रहा है? नॉन नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, ऋणात्मक चिन्ह नहीं होना चाहिए, ऋण चिन्ह नहीं होना चाहिए, नेगेटिव चिन्ह नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इसमें जीरो आएगा। ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है, और ऑल पॉजिटिव नंबर्स इसके अंदर आएंगे। इसका मतलब 0, +1, 2, 3, 4 ऐसे चलते हुए प्लस के अनंत तक है ऋणात्मक। और अगर ऋणात्मक पूर्णांक बोले, ऋणात्मक पूर्णांक यानी कि नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स मतलब जेड माइनस, ये क्या होंगे? इनको बराबर में लिख सकते हैं, इसका मीन्स ये है। ऋणात्मक पूर्णांक क्या होंगे? जो इसमें ऋण चिन्ह आता है, नेगेटिव चिन्ह आता है, तो ये चीज़ें हम सब जानते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखते चलिए, हमने पुरानी क्लास में भी बता दिया था, लेकिन इनके जो नाम है, ये नाम हमें कभी कभी दिक्कत दे सकते हैं। मैं सिर्फ नामों को फोकस करने के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ कि धनात्मक मतलब 0 से लेके ऋणात्मक, तो बस उसी का फर्क है, क्योंकि नाम शब्द का ही फर्क पड़ता है। देखिए, और धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव नंबर्स यानी कि जेड प्लस कौन हो जाएंगे धनात्मक में? प्लस का 1, 2, 3 और ऐसे चलते हुए प्लस के अनंत तक, ये धनात्मक पूर्णांक। 5वां होता ही है शून्य, जो अपना है उदासीन, शून्य कुछ भी बोल सकते हैं, शून्य या उदासीन। तो ये कौन है? 0। तो इस तरीके से पूर्णांक संख्याओं को हम जब नाम बोलेंगे धनात्मक ऋणात्मक, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि किसके बारे में बात की जा रही है। लिखना चाहो आप लिख सकते हो। आगे
परिमेय संख्या। ये थोड़ा परिमेय संख्याओं में भी तुल्य परिमेय संख्या या भिन्न जो होती हैं तुल्य भिन्न संख्याएं, भिन्न भी बोल सकते हैं, तुल्य भिन्न संख्याएं। या और अगर तुल्य का मतलब होता है समान, यानी कि समान परिमेय संख्याएं या तुल्य भिन्न संख्याएं, तो मैं एक बार और ये भी लिख देता हूँ, समान परिमेय संख्या या समान भिन्न, ये सभी एक ही नाम है। यानी तुल्य का मीन्स ही क्या लेके चलेंगे, समान। तो ये क्या चीज भिन्न होती है, ठीक है। परिमेय संख्या मीन्स परिमेय तो होंगी, यानी कि p बटे q के रूप में होंगी। q यहाँ पे क्या होना चाहिए, डज नॉट इक्वल टू 0। दूसरी वो कैसी होनी चाहिए, तुल्य, यानी कि समान होनी चाहिए। तो क्या होता है, परिमेय संख्याओं का कोई एक सिर्फ अद्वितीय रूप नहीं होता, यानी कोई भी अगर परिमेय संख्या है तो सिर्फ उसका कोई एक अद्वितीय रूप नहीं है, उसके कई रूप हैं। उन कई रूपों को वो सभी रूप समान होते हैं, तो वो ही समान रूप क्या कहलाते हैं, तुल्य परिमेय संख्या या समान परिमेय संख्या। जैसे अगर हम एग्जाम्पल से समझे तो देखिए 1/2 परिमेय संख्या है, ये बिल्कुल, इसको हम अगर लिखना चाहे इसी के बराबर 2/4 होगा। काट के देख सकते हैं हम, 2 से इसको काटेंगे तो क्या आएगा, वही 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, वही आ रहा। ऐसे और भी लिख सकते हैं, काफी रूप हैं। 3/6 वही काट सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, वही 1/2 आ रहा है। तो ये 1/2 के रूप है। कुछ भी 500/1000, 17/34 सब किसके बराबर हुए, 1/2 के। क्यों, क्योंकि काटने पे वही आ रहा। तो ये सभी संख्याएं कैसी हैं, तुल्य परिमेय संख्याएं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यदि वे परिमेय संख्याएं जिनका सबसे सरलतम रूप जो है वो बराबर आए, सबका समान आए, तो वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है, तुल्य परिमेय संख्या। बस जानने के लिए, परिभाषा कोई पूछता नहीं है, जानना है हमें, समझना है कि तुल्य परिमेय संख्या क्या है। बाकी ये समझ लीजिए कि सबका वे संख्याएं परिमेय संख्याएं जिनका सरलतम रूप मतलब काटने पर सरलतम रूप समान हो, सभी का समान हो, वे सभी परिमेय संख्याएं, इसको वैसे लिख लीजिए, वे सभी परिमेय संख्याएं जिनका सरलतम रूप समान हो क्या कहलाती हैं, तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखने में पता भी चल रहा है सबको, 1/2, ये भी 1/2, 500/1000, 1/2, 17×34, 1/2। देखिए काटने के नियम होते हैं, भाजकता के नियम हमने पढ़े होंगे, विभाज्यता के नियम, और नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं है। जो भी नहीं जानते हम इनको डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। भाजकता के नियम हम आपके लिए, चाहे अगली क्लास शायद भाजकता के नियम पे ही हम बना दें आपके लिए। यहाँ पे हम अभी बीच में दूसरा टॉपिक नहीं ला सकते, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि थोड़ा सीक्वेंस से सभी के समझ में आए। क्योंकि सीक्वेंस साइंस जो शब्द है, विज्ञान जो हम कहते हैं, हमने खूब इसकी परिभाषा पढ़ी है कि वो बचपन से पढ़ते आए हैं कि प्रकृति के सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन को, तो जब उसी में क्रमबद्ध, वो खुद बोल रहा है कि क्रम का पालन कीजिए, तो कोई वजह होती है क्रम के पालन, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसी है कि इसको तरीके से एक एक टॉपिक क्लियर करते हुए चलते हैं, रिलेटेड टॉपिक। तो अगर क्रम से चलती है तो ये सबसे अच्छी और प्यारी सब्जेक्ट है, अच्छी लगती है। तो साइंस मैथ ऐसी सब्जेक्ट है, यहाँ अगर क्रम से एक एक टॉपिक, तो बीच में नहीं,
हम अलग से विभाज्यता के टॉपिक पढ़ाएंगे, तब उसमें बताएंगे कौन सी संख्या कैसे, और उस पर काफ़ी क्वेश्चन भी कराएंगे, क्वेश्चनों का नंबर आएगा। धीरे धीरे अभी हम छोटा ही स्तर से चालू कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया था हमारी सभी टॉपिक्स इसी तरीके से होंगे, पहले बेसिक एनसीईआरटी, उसके बाद हम अपना उसका स्तर बढ़ाते हुए कंपटीशन लेवल पर एसएससी बैंक के लिए भी आगे प्रोवाइड करवाएंगे। आपको पीडीएफ भी भेजेंगे क्वेश्चनों के लिए। टेलीग्राम चैनल है हमारा एमर्स एकेडमी A2, उस पर जाके देखिए। तो आगे शुरू करते हैं। तो ये तुल्य परिमेय संख्याएं हो चुकी है। इसके बाद हम टॉपिक जो आज के लिए था अपना संख्याओं के गुणधर्म, संख्याओं के गुणधर्म। देखिए हमने जितनी भी संख्याएं पढ़ी इनके कुछ गुण हैं, नहीं मतलब प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, यानी कि किसका पालन करती है, क्या पालन करती है, नहीं करती है, प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स, संख्याओं के गुणधर्म, उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। संख्याओं के कुछ गुणधर्म हैं तो उनको हम जानेंगे यहाँ पर। तो शुरू करते हैं पहले गुणधर्म से, समृद्धता का गुणधर्म या समृद्ध गुणधर्म। तो से ही चालू करते हैं शुरू से। आप लिख लीजिए संख्याओं के गुणधर्म, और उसमें पहला गुणधर्म समृद्ध एंड क्लोज्ड प्रॉपर्टी। ये क्या होता है? देखिए जैसे हमने अभी तक जो संख्याएं पढ़ी है, प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, और हम लेके चलेंगे परिमेय संख्या, ये चारों के बारे में हम सबसे ज़्यादा वो करेंगे। तो जैसे पहले हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। प्राकृत संख्याओं के लिए हम बात करते हैं। पहले प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्याएं इस गुणधर्म का पालन करती है या नहीं करती, ये बात हम बताएंगे इसमें। और ये गुणधर्म क्या है ये भी हम इसी में जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा एक बार एग्जाम्पल दीजिए। देखिए 4 संक्रियाएं हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, अच्छे से हम जानते हैं। उन संक्रियाओं के लिए देखेंगे कि समृद्ध गुणधर्म लागू होता है या नहीं। किस तरीके से? देखिए कि दो, हम प्राकृत संख्याओं में से कोई 2 संख्याएं चुनते हैं, मन से कोई भी 2 संख्या चुनी, जैसे 1 2 चुन लिया, 1 3 चुन लिया, क्योंकि प्राकृत संख्याएं होती हैं। या हम 0 ले सकते हैं, और कोई प्राकृत संख्या हम 0 नहीं आता, 0 ले नहीं सकते, 1 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, कुछ भी आपके मन में जो भी कोई संख्या, इन पर हम संक्रियाएं मतलब लागू करके देखेंगे, संक्रियाएं लागू करके देखेंगे कि, और अगर वो संक्रिया लागू होने पर जो हमें संख्या प्राप्त होती है वो यदि इसी ग्रुप की संख्या है, तो हम कह देंगे कि उस संक्रिया के लिए प्राकृत संख्याएं इस गुणधर्म का पालन करती है, यानी इस समृद्धता के अंतर्गत आती है। तो देखिए जैसे पहले जोड़ संक्रिया के लिए बात करें, जोड़ के लिए बात करें, इनको एग्जाम्पल के तौर पे जोड़, तो 2 + 3 करेंगे, क्या आएगा? 5। ऐसे 1 + 4 करेंगे, 5। ये दोनों का आंसर एक ही आ रहा है। थोड़ा बदल लेते हैं संख्याएं, चलो 8 कर देते हैं, 8, तो यहाँ पे 9। तो देखिए ये दोनों जो संख्याएं जो प्राप्त हुई हैं, 5 और 9, किससे रिलेटेड है? प्राकृत संख्या से। ये भी कैसी संख्याएं हैं? प्राकृत हैं, ये भी प्राकृत है। हमने प्राकृत संख्या लेके चले, उन पे जोड़ संक्रिया अप्लाई की, तो जो संख्या प्राप्त हुई वो भी कौन सी हुई? प्राकृत संख्याएं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्याएं जोड़ संक्रिया के लिए क्या है? समृद्ध है। प्राकृत संख्याएं जोड़ संक्रिया के लिए या जोड़ संक्रिया के अंतर्गत समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है। इसी तरीके से बाकी व्यवकलन
के लिए देखते हैं। देखिए कोई भी दो संख्या ये ले ली 2 3, इसमें ऐसा कीजिए, चलो 2 3 यहाँ पे, बाकी में और भी कोई भी अन्य संख्या है, जैसे 4 और 3 ले लेता हूँ, दूसरा 1 और 8 ले लेता हूँ, या 2 8 ले लेता हूँ, कोई भी आपके जो मन में अच्छा करे, कोई भी। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ पहले कि किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि इन संख्याओं के लिए जोड़ के लिए प्राकृत संख्याएं इस गुणधर्म के अंतर्गत पालन करती हैं या नहीं करती हैं। तो देखिए बाकी में अब दो संख्याओं को हम घटा के देखते हैं। 4 - 3 कितना आएगा? चलो ठीक, यानी कि हमने दो प्राकृत संख्याएं ली 4 और 3, इनका घटाया तो 1 प्राप्त हुआ, जो कि कैसी संख्या है? ये भी कैसी है? प्राकृत संख्या, यानी कि 1 बिलोंग करता है किससे? नेचुरल नंबर से। ये चिन्ह होता है बिलोंग्स टू, यानी कि एक संबंध रखता है, बिलोंग्स टू संबंध रखता है किससे? प्राकृत संख्याओं से, क्योंकि इसी के अंतर्गत इसी के अंतर्गत आ रहा है। दूसरा, अब इससे इस जोड़े को देखें, यदि 2 - 8, इनको घटाए कितना आएगा? देखिए घटाने में और जोड़ने में एक ही नियम लागू होता है कि अगर चिन्ह समान है तो संख्याएं जुड़ती हैं, चिन्ह असमान है तो संख्याएं घटती हैं। और घटती कैसे हैं? बड़ी में से छोटी संख्या घटती है, और जो उत्तर आता है, आंसर आएगा उनको, वो आएगा जो उसके आगे जो चिन्ह लगेगा वो हमेशा बड़ी संख्या का लगता है। जैसे ये 8 और 2, ये माइनस की, ये प्लस की, तो 8 में असमान चिन्ह यानी घटाएंगे। 8 में से 2 गए, बड़ी में से छोटी घटाओ, 8 में से 2 गए 6। अब इन दोनों में चिन्ह बड़ी संख्या कौन? 8। देख लें 8 के आगे चिन्ह किसका? माइनस का, तो यहाँ पे भी माइनस। यहाँ पर वैसे भी सब जानते हैं, मैं बिल्कुल बता के चल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से हम चल रहे हैं, इसलिए मैं छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बता के चलूँगा। 2 - 8 बराबर -6। तो ये हम जानते हैं कि ये क्या नहीं है? -6 प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो बाकी है, यानी व्यवकलन के लिए पूर्णांक प्राकृत संख्याएं समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करती है। प्राकृत संख्याएं व्यवकलन के लिए, यानी कि बाकी के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करती है। दिख रहा है, क्योंकि अगर 2 घटाया है तो ये जो संख्या हमने 2 कैसी संख्या ली? प्राकृत संख्याएं ली, लेकिन हमें प्राप्त क्या नहीं हुई? प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं हुई है। कौन सी हुई है? कोई सी भी हुई हो, लेकिन प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं हुई है। कौन सी हुई है? ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा है या मैटर ये है कि ये क्या -6 प्राकृत संख्या नहीं है। इसका मतलब ये व्याप्ति के लिए प्राकृत संख्या समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करती है। बाकी -6 आप जानते हैं कौन सी संख्या है? पूर्णांक संख्या है, धनात्मक संख्या है, या हम बोल सकते हैं धनात्मक संख्या है। ये बात जोड़ के लिए, बाकी के लिए पता कर लिया। इसी तरीके से गुणा के लिए पता करते हैं कि गुणा के लिए तो कोई भी 2 संख्या अपने मन से चुन लीजिए, चुनिए 4 और 3। अगर एक भी जोड़ा ऐसा है जो उस गुणधर्म का पालन नहीं कर रहा, उस संक्रिया के लिए उस गुणधर्म का पालन नहीं कर रहा है, तो हम ये कह देंगे कि ये जो संख्याएं हैं, यानी कि प्राकृत संख्याएं हैं, उस संक्रिया के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करती। यदि एक भी जोड़ा हमें ऐसा मिल जाता है तो ये हमें खुद को सोचना है, देखना है, दिमाग से लगाने के, धीरे धीरे देखिए आए 4 और 3, कुछ भी और ले लीजिए, लेकिन लेनी कैसी है? सप्राकृत, क्योंकि हम प्राकृत पे संक्रिया कर रहे हैं। तो और ले लीजिए 8 और 5 ले लीजिए, छोटी कोई भी। तो 4 और इनको गुणा करेंगे, 4 × 3 क्या आएगा? 12, 8 × 5 40। दोनों जो प्राप्त होने वाली संख्या कैसी? प्राकृत संख्या। इसका मतलब फिर कह सकते हैं कि गुणन संक्रिया के लिए प्राकृत संख्याएं समृद्ध गुणधर्म का पालन करती हैं। इसी तरीके से अब चौथा गुणा भाग के लिए देख लेते हैं।
भाग भाग के लिए कोई भी संख्या ले लीजिए, 2, 3, तो हम 2 में 3 का भाग देते हैं, 2 में 3 का भाग देते हैं, तो ये जो संख्या प्राप्त होगी ये कैसी प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होती है। 2/3 प्राकृत संख्या नहीं है, ये तो परिमेय संख्या हो गई। और अगर और इसका एक उदाहरण देखें, 5, 3, 5/3, ये भी क्या नहीं है, बटे मतलब भाग करके देखना है तो कोई भी जोड़ा लीजिए आप अपने हिसाब से मन से, और 5/3, तो ये भी जो प्राप्त होगी प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं हो रही है, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 से लेकर अनंत तक, तो ये 1 से लेकर अनंत तक ये तो कितना आ रही है, पॉइंट में दशमलव में आ रही है, 1 पॉइंट कुछ करके ऐसे आ जाएगा, तो ये कैसी संख्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसका मतलब भाग संक्रिया के लिए भी प्राकृत संख्याएं गुण समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करती। तो हम सीधा इस लाइन को ही लिखेंगे, क्योंकि इतना बाकी समझ में आपके आ गया होगा मैं उम्मीद करता हूँ। और इसको अगर आप लिखना चाहे उदाहरण के तौर पर इन सबको अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बाकी मैं भी एक लाइन लिखाऊंगा उसको आपको लिखना है। अच्छा, आप लिख सकते हैं, पहुँच करके आप लिख लेना। तो देखिए अब मैं सीधा लाइन लिखा देता हूँ आपके लिए, ये समझ में आपके आ गया हो गया मैं उम्मीद करता हूँ। और कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई भी बात समझ में नहीं आती है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपके उसका जवाब जरूर देंगे। तो देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्राकृत संख्याओं के लिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्राकृत संख्याएं। तो हमने देखा था, देखिए जोड़ के लिए ये पालन करती हैं और बाकी के लिए पालन नहीं करती, गुणा के लिए पालन, यानी तो हम लिख देते हैं प्राकृत संख्याएं जोड़ व गुणन संक्रिया के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है। ये समृद्ध गुणधर्म के अंतर्गत आती है। जोड़ व गुणन संक्रिया के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है, किंतु बाकी को व्यवकलन भी बोलते हैं। व्यवकलन व भाग संक्रिया के लिए नहीं, नहीं। तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो ये हो गया प्राकृत संख्या के लिए, जोड़ व गुणन संक्रिया के लिए समृद्ध गुणधर्म का पालन करते हैं, किंतु बाकी व भाग संक्रिया के लिए नहीं। तो हमें समृद्ध गुणधर्म की समझ में आ गया होगा कि क्या होता है समृद्ध गुणधर्म। तो उसके लिए हम लिख देते हैं, अब समृद्ध गुणधर्म की हम परिभाषा अब लिखेंगे कि दो संख्याओं पर होने वाली संक्रिया, ये दो संख्याओं पर कोई संक्रिया हुई, दो संख्याओं पर होने वाली संक्रिया से प्राप्त संख्या उसी समूह में आती है, उसी समूह में आती हो, तो वह समूह उस संक्रिया के लिए
क्या होता है, समवर्त गुणधर्म का पालन करता है। दो संख्याओं पर होने वाली संक्रिया से प्राप्त संख्या उसी समूह में आती हो तो संख्याओं का वह समूह संख्याओं का वह समूह उस संक्रिया के लिए समवर्त गुणधर्म का पालन करता है। उस संक्रिया के लिए समवर्त गुणधर्म का पालन करता है। देखिए समझना ज़्यादा वो है, परिभाषा लिखने में काफ़ी वैसे हो जाती है कि किसको क्या, तो सीधा सा जो दो संख्या ली उसी समूह से ली और जो प्राप्त उस पर संक्रिया लगाई वो उसी समूह में प्राप्त हुई, तो हम कह सकते हैं कि वो संख्याओं का जो समूह है वो उस संक्रिया के लिए इस गुणधर्म का पालन कर रहा है। दूसरी अब प्राकृत संख्या के लिए हो गई। इसी तरीके से पूर्ण संख्याओं के लिए देखेंगे, पहली हो चुकी है प्राकृत के लिए, तो मैं प्राकृत संख्याओं के लिए मैंने अभी लिखा था, प्राकृत संख्याओं के लिए प्लस और गुणा के लिए तो समवर्त गुणधर्म का पालन हो रहा है, प्लस और गुणा के लिए, लेकिन माइनस या और भाग के लिए नहीं। ठीक, आगे हम पूर्ण संख्या इसमें देखती है, फिर उदाहरण से देखते हैं, वही जोड़ बाकी गुणा भाग कर करके देखना है। पूर्ण संख्या में तो 0 पूर्ण संख्या होती है, और कोई ले लो 5 ले लो, 0,5, एक समूह और ले लो 5,3, ऐसे करके दो समूह ले लिए। तो हम इन पे संक्रियाएं अप्लाई करके देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले जोड़, पहले योग संक्रिया, योग तो 0 + 5 क्या आएगा 5, 5 + 3 8। देखिए दो पूर्ण संख्याएं ली और जो प्राप्त होने वाली संख्याएं वो भी किससे बिलोंग कर रही हैं, पूर्ण संख्याओं से, बिलोंग्स टू। तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि योग संक्रिया के लिए पूर्ण संख्या समवर्त गुणधर्म का पालन करती है, क्योंकि देख सकते हैं आप 0 और 5 पूर्ण संख्या थी, और बाकी के लिए लेके चलते हैं, बाकी यानी व्यवकलन देखिए 0 - 5, इसी को हम लेके चलते हैं, 0 - 5 तो क्या आएगा -5। ये किससे बिलोंग नहीं करती, इससे डज नॉट बिलोंग्स टू, पूर्ण संख्याओं से बिलोंग नहीं करती है। W किसको, पूर्ण संख्या। हम पहले भी हम वहाँ पे हमने कभी जगह बराबर लगा दिया था, तो वो बराबर नहीं लगाना है, बिलोंग्स डज नॉट बिलोंग्स टू, और ये बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि उससे संबंध रखती है और संबंध नहीं रखती है। तो बाकी के लिए हम दिख गया यहाँ पे -5 पूर्ण संख्या तो है नहीं, पूर्णांक में चली गई, तो यानी कि बाकी के लिए यहीं पे फिक्स हो गया। एक भी अगर मिल जाता है जो जोड़ा पालन नहीं करता हो, तो हम तुरंत कह देंगे कि वो इस गुणधर्म का पालन नहीं करते है। बाकी आगे देखो मत देखो कोई दिक्कत नहीं होता। 5 - 3 = 2, तो ये तो कर रही है, बिलोंग कर रही है इसमें, लेकिन एक जोड़ा ऐसा आ गया कि इसके लिए नहीं करती है। तो योग के लिए करती है, बाकी के लिए समवर्त गुणधर्म का पालन नहीं। उसके बाद गुणा, तो गुणा के लिए देखिए 0 × 5 तो 0 से कुछ भी गुणा करो 0 आता है। 5 × 3 15, 5 दिया 15, ये भी किससे बिलोंग, पूर्ण संख्या से।
ये भी किससे बिलोंग, पूर्ण संख्या से। इसका मतलब गुणन संक्रिया के लिए ये पूर्ण संख्याएं समृद्ध गुणधर्म का क्या करेंगी, पालन करेंगी। लास्ट भाग संक्रिया के लिए देखते हैं। भाग संक्रिया तो देखिए 0 में 5 का भाग देंगे तो क्या आता है, 0 में 5 का भाग देने पे 0 बिलोंग करती है। आगे 5 में 3 का भाग देंगे तो ये जो संख्या आएगी, जो भी पॉइंट में आएंगी परिमेय संख्या होगी, तो ये क्या हो जाएगी, डज नॉट बिलोंग्स टू। और एक और उदाहरण अगर इसके अंतर्गत देखें तो जैसे 5 पूर्ण संख्या है और 0 भी पूर्ण संख्या है, 5 में 0 का भाग दे क्या आता है, इनफाइनाइट, जो कि हमें पता है इनफाइनाइट तो पूर्ण संख्या में आई नहीं, तो ये भी बिलोंग नहीं करती। तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि भाग संक्रिया के लिए पूर्ण संख्याएं समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करती है, समृद्ध गुणधर्म के अंतर्गत नहीं आती। तो आप इसी से समझ सकते हैं, ये थ्योरी लिखने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसी से या फिर अगर बनाना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि मैं सभी आपको लिखाते हुए चलता हूँ। फिर पूर्ण संख्याएं योग व गुणन संक्रिया के लिए समृद्ध गुणधर्म का एनक्लोज्ड प्रॉपर्टी, समृद्ध गुणधर्म का पालन करती है, गुणधर्म का पालन करती है। तथा बाकी विभाग के लिए नहीं। लिखना चाहो आप लिख सकते हैं। आगे हम दूसरा गुणधर्म चालू करेंगे। देखिए वीडियो लंबी काफ़ी हो जाएगी, इसलिए हमें अगले गुणधर्म अगली वीडियो में पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि आगे भी जो 2-3 गुणधर्म और हैं जैसे क्रम विनिमयता का, साहचर्यता का, तो वो हमें अगली, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम अगली वीडियो में आगे जो और गुणधर्म बचे हैं उन्हें आगे की वीडियो में कराएंगे। और देखिए हमारी गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं, तो शायद अभी जब मैं साइंस जब यूज़ किया तो उस टाइम लिखते समय शायद मीनिंग में गलती हो गई थी, SCIENCE, वो गलती से शायद CIE कुछ लिखने में गलती हो गई थी, तो उसे ज़्यादा माइंड ना करें। बाकी आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें, और कोई भी अगर आपको सवाल हो, कोई पूछना हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। किसी टॉपिक पर आपको वीडियो बनवानी हो तो आप बताना, हम उस पर बनाएंगे। बाकी हम क्रम से एक टॉपिक, वही हमारा तरीका बेसिक टू एडवांस आपके लिए लाते रहेंगे। आप अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।